नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, डॉक्टर सतीश त्यागी जी की पॉलिटिक्स ऑफ चौधर पर हम बातचीत कर रहे हैं और आज का जो दिन है वो हरियाणा की राजनीति के दूसरे लाल यानी कि चौधरी देवीलाल के बारे में खूब सारी बातें करने का दिन है। हालांकि मैं चौधरी देवीलाल पर इससे पहले भी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा समग्र होगा, बहुत सारी बातें इसमें होंगी। देवीलाल जी यूं तो पहले और सबसे ऊंचे राजनीतिक कद के लाल थे, लेकिन लंबी जद्दोजहद के बाद वे हरियाणा का जो उनको राज है वो चौधरी बंसीलाल के बाद ही मिला। और महज 15 साल की उम्र में आज़ादी की लड़ाई के जरिए सार्वजनिक जीवन में कूदने वाले चौधरी देवीलाल राजनेता कम जननेता ज़्यादा थे। संघर्ष और विरोध उनके स्वभाव के बुनियादी तत्व थे और असल में वे बने ही विपक्ष के लिए थे। इसलिए जब कभी भी राज से उनका सामना हुआ तो वो उसको संभाल नहीं पाए और 2 साल में ही भूतपूर्व हो गए। चौधरी देवीलाल का सियासी जो वजूद है वो चौधरी चरण सिंह की कृपा पर टिका हुआ था और असल में वो मुख्यमंत्री पद के लिए चौधरी चरण सिंह जी की भी पहली पसंद नहीं थे। चौधरी चरण सिंह तो चौधरी चांदराम को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन चौधरी चांदराम के खुद ही मना कर देने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री का जो चयन है वो चौधरी चरण सिंह ने चौधरी देवीलाल के पक्ष में करने का अपना मन बनाया और 21 जून 1977 को चौधरी देवीलाल सर्वसम्मति से जनता पार्टी विधायक दल के नेता चुन लिए गए। उनके नाम का प्रस्ताव डॉक्टर मंगल सेन ने रखा और बलवंत राय तायल, चौधरी रिज्जक राम और चौधरी भजनलाल ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। उसी दिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और पहले चरण में वो केवल डॉक्टर मंगल सेन और चौधरी चांदराम के प्रतिनिधि प्रीत सिंह राठी को ही मंत्री बनाया गया। 1 जुलाई 1977 को 3 और मंत्री डॉक्टर कमला वर्मा, वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया जी और ओम प्रकाश राणा जी रोहट के विधायक थे, उनको शामिल किया गया और ओम प्रकाश राणा जी महज 10 दिनों तक ही मंत्री रहे। तीसरे चरण में 17 जुलाई को सरदार तारा सिंह, कर्नल राम सिंह, सतबीर सिंह मलिक और सुषमा स्वराज जी को मंत्री परिषद में जगह दी गई। सुषमा जी पहली बार मंत्री बनी थी और वो केवल 25 साल की उस समय थी। चौधरी देवीलाल ने न चाहते हुए चौधरी भजनलाल, डॉक्टर मंगल सेन, कर्नल राम सिंह और सुषमा स्वराज को अपने मंत्रिमंडल में लिया था। जनता पार्टी संसदीय दल के फैसले के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्यों की सदन में संख्या के हिसाब से 10% से अधिक नहीं हो सकती थी, इसलिए यह सीमा ही सबसे बड़ी चौधरी देवीलाल के लिए चुनौती थी। जनता पार्टी की इस सरकार के 6 घटक होते थे: भारतीय लोकदल, भारतीय जनसंघ संगठन और ये संगठन कांग्रेस, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय आर्य सभा। भारतीय लोकदल 45 सदस्यों के साथ सबसे बड़ा घटक दल था। दूसरे स्थान पर जनसंघ के 13 विधायक थे, आर्य सभा के 2 विधायक थे और शेष तीनों घटकों के 5-5 विधायक होते थे। भारतीय लोकदल में भी सबसे बड़ा जो गुट था वो केंद्रीय जहाजरान मंत्री चौधरी चांदराम जी का था, जिनके समर्थक विधायकों की संख्या 18 थी और लगभग आधा दर्जन विधायक पंडित भगोदयाल शर्मा जी के प्रभाव में थे। देवीलाल जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सत्ता प्रसाद का बंटवारा था और हरेक गुट सत्ता में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी चाहता था और यही असंतोष का मूल कारण था। वरिष्ठ नेता चौधरी रिज्जक राम, मूलचंद जैन जी और बलवंत राय तायल भी मंत्री न बनाए जाने के कारण देवीलाल से खफा हो गए थे। सीएफडी नेता चौधरी भजनलाल को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई थी, इसलिए उनकी नाराजगी अलग से थी। सभी विधायकों और घटकों से संतुष्ट जो उनकी संतुष्टि है वो कर पाना असंभव था और मांग और आपूर्ति का यह संतुलन भविष्य में चौधरी देवीलाल के लिए काफी भारी पड़ा। देवीलाल जी के सामने दूसरी भीषण समस्या दिल्ली थी, जहां प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह के बीच तलवारें खींची हुई थी। जैसे जैसे देसाई और चौधरी चरण सिंह के बीच तनाव बढ़ता गया, वैसे वैसे चौधरी देवीलाल सरकार की सेहत भी गिरती चली गई। चौधरी देवीलाल मंत्रिमंडल बनने के 4 महीनों के अंदर ही असंतुष्टों की जो गतिविधियां थी वो उनकी शुरुआत हो गई थी। सिरसा के समाजवादी विधायक कॉमरेड शंकरलाल आहलूवालिया ने इस विद्रोह की अगुवाई की, जिसे हिसार के पूर्व कांग्रेसी चौधरी बलवंत राय तायल का समर्थन प्राप्त था। उनका आरोप था कि चौधरी देवीलाल अपने साथियों से समानता का व्यवहार नहीं करते हैं और उनका जो बेटा है ओम प्रकाश चौटाला वो सारे हरियाणा में जनता पार्टी के समान अपना एक संगठन खड़ा कर रहा है। उधर 5 सितंबर को भिवानी की सांसद थी, भारतीय लोकदल की जो नेत्री उस समय बन गई थी बहन चंद्रावती जी, उनको जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो अन्य घटकों को रास नहीं आया।
रामधारी गौड़ जी हों, साथी अयोध्या प्रसाद हों, चौधरी भजनलाल हों या फिर ओम प्रकाश चौटाला जी हों, इनको उसमें महासचिव नियुक्त किया गया था। और ओम प्रकाश चौटाला की नियुक्ति पर चौधरी देवीलाल विरोधी तत्व जो थे उनकी आंखों में ये सब खटकने लगा। 16 नवंबर 1977 को दोस्तों फरीदाबाद में निषेधाज्ञा लागू किए जाने की जो उस सरकार की मंत्री थी सुषमा स्वराज, उन्होंने सार्वजनिक रूप से आलोचना की तो चौधरी देवीलाल ने उनसे श्रम और रोजगार मंत्रालय छीन लिया। इस पर सुषमा स्वराज ने देवीलाल जी को तानाशाह करार देते हुए ये मीडिया में कहा कि वे अपने मित्रों से सलाह के बाद त्यागपत्र देंगे। इसके साथ ही सुषमा स्वराज ने चौधरी देवीलाल के इस्तीफे की मांग भी कर डाली। नतीजा ये हुआ कि चौधरी देवीलाल ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया, लेकिन 17 दिनों बाद पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर जी के हस्तक्षेप के बाद दोबारा से सुषमा स्वराज जी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। लेकिन दोनों के बीच जो कटुता पैदा हो गई थी वो आगे चलकर बहुत नुकसानदेह साबित हुई। सुषमा स्वराज न केवल देवीलाल सरकार की सबसे कम आयु की मंत्री थी, बल्कि देश की पहली सबसे युवा मंत्री वो बनी थी। उनको समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस और जो पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर थे उनका आशीर्वाद प्राप्त था। 23 दिसंबर 1977 को दोस्तों चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन आया। वे जीवन के 75 साल पूरे करने जा रहे थे और भारतीय लोकदल घटक के 4 प्रदेशों में मुख्यमंत्री होते थे। राम नरेश यादव जी उत्तर प्रदेश में, कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में, चौधरी देवीलाल हरियाणा में और नीलमणि राउतराव उड़ीसा में जो घटक वो लोकदल के नेता होते थे। और उन्होंने जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाने का फैसला किया। इस सूची में 5वें मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल होते थे, क्योंकि वो भी किसानी से जुड़े हुए थे। ये तय हुआ कि इस मौके पर चौधरी चरण सिंह को 75 लाख रुपए की थैली भेंट की जाएगी। और चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर दिल्ली के बोट क्लब पर लाखों लोग, विशेषकर किसान, इकट्ठा फिर इसके बाद हुए। चौधरी चरण सिंह के शानदार और सफल आयोजन से मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम और अटल और आडवाणी जी की बेचैनी बहुत बढ़ गई। उन्होंने जन्मदिन की इस रैली को चौधरी चरण सिंह के शक्ति प्रदर्शन के रूप में लिया और एक तरह से यह शक्ति प्रदर्शन था भी, जिसके जरिए चौधरी चरण सिंह सिद्ध करना चाहते थे कि देश का प्रधानमंत्री होने का असली हकदार मैं हूं। चौधरी चरण सिंह की बढ़ती ताकत और लोकप्रियता से उनके जो मित्र घटक थे, जनसंघ था, वो बहुत विचलित और आशंकित हो गया था। इसका नतीजा यह हुआ कि जनसंघ के नेताओं ने भी मोरारजी देसाई से हाथ मिला लिया। बाबू जगजीवन राम को तो चौधरी चरण सिंह का प्रतिस्पर्धी होने का स्वाभाविक रूप से मोरारजी देसाई के साथ उनको होना ही था। और अब जो जंग थी वो चौधरी चरण सिंह बनाम अन्य सभी राजनेताओं की हो गई। अब चौधरी चरण सिंह को शक्तिहीन करने की कोशिशें शुरू हो गई। जाहिर था कि चौधरी चरण सिंह को कमजोर करना है तो उनको उनके सेनापतियों को पहले कमजोर किया जाए। और चूंकि चौधरी देवीलाल चौधरी चरण सिंह जी के सबसे बड़े सेनापति थे, तो सबसे ज्यादा जो वार होने थे या वार झेलने थे, उनकी बारी उनकी थी। शीतकालीन सत्र से पहले 43 विधायकों ने जनता पार्टी आलाकमान को एक ज्ञापन दिया कि उनका चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में भरोसा नहीं है। आलाकमान के निर्देश पर 19 जनवरी 1978 को चौधरी देवीलाल को पिंजौर में विश्वासमत परीक्षा से गुजरना पड़ा, जिसमें चौधरी चांदराम और जनसंघ से समझौता करके 47 विधायकों का समर्थन पाने में वो सफल हो गए। लेकिन ये भी साफ हो गया कि उनकी भविष्य की जो राहें हैं वो बहुत मुश्किल साबित होने जा रही हैं। 4 महीने भी नहीं हुए थे कि चौधरी देवीलाल पर फिर से संकट के बादल मंडराने लगे। असंतुष्टों ने एक बार फिर से पार्टी हाईकमान पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि चौधरी देवीलाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाओ। असंतुष्ट विधायकों द्वारा पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर को सौंपे गए ज्ञापन के आधार पर चौधरी देवीलाल को निर्देशित किया गया कि वे दिल्ली में 29 अप्रैल 1978 को जनता दल विधायकों की बैठक बुलाएं और उसमें अपना बहुमत सिद्ध करके दिखाएं। निर्धारित तारीख को दोस्तों सभी असंतुष्ट विधायक दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास पर इकट्ठे हुए, परंतु चौधरी देवीलाल और उनके साथियों ने इस आधार पर बैठक में शामिल होने से मना कर दिया कि विधायक दल की बैठक केवल प्रांत की राजधानी में हो सकती है, किसी दूसरे स्थान पर नहीं। इसलिए जनता पार्टी उच्च कमान को निर्णय लेना पड़ा कि विधायक दल की बैठक 8 मई 1978 को चंडीगढ़ में होगी। इस दफा के बहुमत परीक्षण में चौधरी देवीलाल को 45 विधायकों का साथ मिला, जबकि 31 विधायकों ने उनके खिलाफ वोट किया। विश्वास मत से पहले चौधरी देवीलाल को अपने विधायकों को भी सूरजकुंड, सोहना और मोरनी जो हिल्स हैं उनके पर्यटन केंद्र है, उनको भारी पहरे के बीच में उनको रखना पड़ा। और स्थिति ये थी कि दोनों पक्षों के पास 38 विधायक थे, लेकिन चौधरी देवीलाल ने सदन में 45 विधायकों के समर्थन का जुगाड़ किसी तरीके से कर लिया और उनकी सरकार बच गई।
चौधरी देवीलाल के खिलाफ विद्रोह को न केवल उच्च नेताओं का समर्थन हासिल था, बल्कि उनमें से कुछ ने इस सारे खेल की रूपरेखा भी खुद बनाई थी। विश्वास मत प्राप्त करने के बाद 10 मई को चौधरी देवीलाल ने अपने मंत्रिमंडल को भंग कर दिया और उसको नए सिरे से उसका गठन किया, और इस बार उसमें चौधरी भजनलाल और चौधरी चांदराम गुट के 2 विधायकों को भी शामिल कर लिया गया। अब प्रदेश की राजनीति अलग तरीके से चल रही थी। 29 जून 1978 को स्वास्थ्य मंत्री राजनैण जी की बयानबाजी से तंग आकर मोरारजी देसाई ने उनसे और उनके जो आका थे चौधरी चरण सिंह जी गृह मंत्री, उनसे इस्तीफे मांग लिए। चौधरी चरण सिंह और राजनैण जी ने अगले दिन इस्तीफा दे दिया, और इतना ही नहीं, चौधरी चरण सिंह जी ने 17 जुलाई को दिल्ली में एक किसान रैली आयोजित करने का ऐलान कर दिया। चौधरी चरण सिंह के त्यागपत्र से समूचे उत्तर भारत में मोरारजी देसाई जी की सरकार के खिलाफ आक्रोश फैल गया, और खासकर किसानों में तो इस बात को जबरदस्त आक्रोश था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 4 जुलाई 1978 को दिल्ली में जनता संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें चौधरी देवीलाल को विशेष रूप से बुलाया गया। इस बैठक का मकसद यह था कि प्रस्तावित किसान रैली के प्रति चौधरी चरण सिंह समर्थित मुख्यमंत्रियों का रुख पहले जान लेना चाहिए। बैठक में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने चौधरी देवीलाल से कहा कि वह रैली को अपना समर्थन ना दें। चौधरी देवीलाल ने कहा कि आप तो समर्थन देने की बात कह रहे हो, जबकि रैली का पूरा प्रबंध तो मना ही करना है। देवीलाल के उत्तर से आवेशित मोरारजी देसाई ने कहा कि आप क्या समझते हैं कि केंद्र के खिलाफ रैली करवा के आप मुख्यमंत्री बने रह जाएंगे। देसाई की धमकी पर देवीलाल यह कहकर बैठक से चले गए कि मैं पहले किसान हूं, मुख्यमंत्री बाद में हूं। संसदीय दल ने चौधरी देवीलाल के उक्त जवाब को अनुशासनहीनता करार देते हुए उनसे तुरंत त्यागपत्र देने का नोटिस जारी कर दिया। 6 जुलाई 1978 की सुबह मोरारजी जी ने जो कैबिनेट की बैठक बुलाई और सब मंत्रियों से कहा कि जो भी मंत्री चौधरी चरण सिंह की किसान रैली में जाना चाहते हैं वो पहले इस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दें और फिर रैली में जाना। इस पर एक मंत्री होते थे श्याम नंदन मिश्रा जी, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। स्थिति विकट हो गई क्योंकि सरकार का भविष्य ही रैली से जुड़ गया था। पूरे देश की निगाहें इस बात पर थी, खासकर किसान कमेरों की। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्रियों ने अपना खुला समर्थन रैली को दिया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भी अपनी सहमति रैली के पक्ष में दी। मोरारजी को लगा कि उनके लगभग आधे मंत्री सरकार छोड़ सकते हैं और एक बहुत बड़ा संकट देश में खड़ा हो गया। कुछ एक बड़े नेताओं ने चौधरी चरण सिंह और मोरारजी में सुलह कराने की कोशिशें तेज कर दी और समझौते का एक माहौल बना लिया गया। जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक फिर बुलाई गई और चौधरी चरण सिंह इस बैठक में जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनको किसी तरीके से मनाया गया। दोनों पक्षों के बीच एक गुप्त डील हुई जिसे सार्वजनिक कभी नहीं किया गया। इस डील के तहत किसान रैली स्थगित कर दी गई और चौधरी देवीलाल को त्यागपत्र देने का जो नोटिस है वो भी वापस ले लिया गया। चौधरी चरण सिंह और राजनैण को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल होने का प्रस्ताव भी संसदीय बोर्ड ने दिया, लेकिन दोनों नेताओं ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि एक बार जो चीज छोड़ दी अब उसको स्वीकार नहीं करना है। केंद्रीय नेताओं की गुटबाजी से हरियाणा में चौधरी देवीलाल विरोधी नेताओं और विधायकों को लगातार ताकत मिल रही थी। दलित नेता और केंद्रीय झाझरानी मंत्री चौधरी चांदराम का दिल्ली स्थित जो 1 नंबर आवास था, 1 नंबर कोठी थी मोतीलाल नेहरू मार्ग पर, वो इन असंतुष्ट विधायकों की गतिविधियों का अड्डा था। जुलाई के पहले हफ्ते में वहां जनता पार्टी के 46 असंतुष्ट एमएलए इकट्ठा हुए, लेकिन तब चौधरी चरण सिंह ने अपने त्यागपत्र की धमकी देकर अल्पमत में आ चुके चौधरी देवीलाल जी की कुर्सी को बचा लिया। 20 अगस्त 1978 की नारनौल के विधायक जो एक वहां पे अयोध्या प्रसाद जी थे, उनका देहांत हो गया। उनके निधन से खाली हुई सीट के लिए 22 अप्रैल 1979 को मतदान होना था और जनता पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री देवीलाल को नजरअंदाज करते हुए समाजवादी बाबूनंद शर्मा को प्रत्याशी घोषित कर दिया। इससे नाराज चौधरी देवीलाल ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी शर्मा जी के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी उतार दिया फूसाराम गुर्जर जी को। फूसाराम गुर्जर जी बतौर आजाद उम्मीदवार 1977 के चुनाव में नारनौल से पराजित हुए। यह चुनाव जनता पार्टी के 2 गुटों के बीच का चुनाव बन गया था और पार्टी आलाकमान के प्रत्याशी बाबूनंद शर्मा ने देवीलाल जी के फूसाराम के चुनाव प्रचार के दौरान जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर और केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि इस उपचुनाव के बाद चौधरी देवीलाल को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। चुनाव परिणाम चौधरी देवीलाल के प्रत्याशी फूसाराम जी के पक्ष में आया था। उन्होंने शर्मा को 645 वोटों से हरा दिया था।
उपचुनाव में जो बड़ी जनता पार्टी थी, संसदीय बोर्ड था, उसने चौधरी देवीलाल और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रावती को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर यह बताने के निर्देश दिए थे कि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी का विरोध करने के कारण दोनों नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से क्यों न बर्खास्त कर दिया जाए। पार्टी आलाकमान और चौधरी देवीलाल के बीच जंग अब आर पार की स्थिति में आ गई थी। उधर जो दिल्ली में जो मोरारजी देसाई थे और जनसंघ एक तरफ खड़े थे, चौधरी चरण सिंह और समाजवादी दूसरी तरफ खड़े थे। एक दूसरे को यथाशक्ति नुकसान पहुंचाने में दोनों पक्ष जुटे हुए थे। चौधरी चरण सिंह के गढ़ उत्तर प्रदेश में जनसंघ के मंत्रियों को जनता पार्टी की सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तो बिहार में जनसंघ घटक मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को अपदस्थ करने में वो लोग कामयाब हो गए। 19 अप्रैल 1989 को हरियाणा में भी चौधरी देवीलाल के जनसंघ के जो मंत्री थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तमाम कोशिशों के बावजूद भी असंतुष्ट विधायक चौधरी देवीलाल को कुर्सी से नहीं हटा पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनके प्रयास जारी रहे और इसके बाद 6 जून 1989 को जब चौधरी देवीलाल हिसार और सिरसा के दौरे पर थे तो 43 विधायक मोरारजी देसाई और चंद्रशेखर से मिले और उनसे कहा कि या तो देवीलाल कुर्सी छोड़ दें या नए सिरे से वो विश्वास मत हासिल करें। इन विधायकों में 4 मंत्री थे, चौधरी भजनलाल, मेहर सिंह राठी, शेर सिंह जी और गजराज बहादुर नागर इसमें शामिल थे। पार्टी आलाकमान को तो देवीलाल जी को निपटाने की ताक में बैठा था और उन्होंने मुख्यमंत्री देवीलाल को निर्देश दिया कि 26 जून को आप विश्वास मत हासिल करें। इस दफा चौधरी देवीलाल की कुर्सी की चूल्हे हिलाने की जो मुहिम थी उसका संचालन चौधरी भजनलाल के हाथों में था। चूंकि असंतुष्ट इस बार किसी भी कीमत पर चौधरी देवीलाल से मुक्ति पाने पर आमादा थे, इसलिए वे कोई भी चूक रखने के मूड में नहीं थे। ऐसे में चौधरी भजनलाल ने भारत दर्शन का फार्मूला इजाद किया और इसके तहत विधायकों को मध्य प्रदेश और राजस्थान वो लेकर चले गए। इन दोनों ही प्रदेशों में जनसंघ घटक की सरकारें थी। विधायक भी और उनकी आवभगत भी बहुत शानदार तरीके से हुई। एक पखवाड़े तक ये भारत दर्शन का फॉर्मूला चलता रहा। इसके बाद सारे विधायक 26 जून को विश्वास मत वाले दिन चंडीगढ़ में प्रकट हुए, लेकिन चौधरी देवीलाल को पता चल गया था कि मेरे हाथ में अब बहुमत नहीं है और उन्होंने एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। दोस्तों, चौधरी देवीलाल की सरकार गिराने में सबसे अहम भूमिका चौधरी भजनलाल ने अदा की थी, जो 3 हफ्ते पहले तक चौधरी देवीलाल के सबसे बड़े प्रवक्ता बने हुए थे। हफ्ते पहले ही डॉक्टर मंगल सेन की इसलिए आलोचना उन्होंने की थी कि उन्होंने चौधरी देवीलाल की जनसंघ मंत्रियों को बर्खास्त करने की कार्रवाई की निंदा की थी। चौधरी भजनलाल ने चौधरी देवीलाल की नारनौल विधानसभा उपचुनाव की भूमिका की भी वकालत की थी और बाद में उन्हीं चौधरी भजनलाल ने चौधरी देवीलाल सरकार की कब्र खोद दी और चौधरी देवीलाल के इस्तीफे के बाद जनता पार्टी विधायक दल के नेता पद के लिए फिर 3 उम्मीदवार सामने आए, चौधरी रिज्जक राम, बलवंत राय तायल और चौधरी भजनलाल। चौधरी रिज्जक राम को 20 विधायकों का समर्थन हासिल था। चौधरी भजनलाल जी ने 26 विधायकों के समर्थन का जुगाड़ कर लिया। चौधरी चांदराम और जनसंघ गुट ने चौधरी भजनलाल का साथ दिया और इस तरीके से 28 जून को विधायक दल के नेता चौधरी भजनलाल बने और हरियाणा प्रदेश की राजनीति को तीसरा लाल चौधरी भजनलाल के रूप में मिला। हालांकि इससे पहले 15 जुलाई को मोरारजी देसाई जी ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। जनता पार्टी 2 हिस्सों में बट गई थी। चौधरी चरण सिंह 16 जुलाई को नवगठित जनता पार्टी सेकुलर के अध्यक्ष बन गए थे और 28 जुलाई को उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली थी। बाद में चौधरी देवीलाल भी 20 अगस्त 1979 को चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाली जनता पार्टी एस में शामिल हो गए और चौधरी चरण सिंह भी सही अर्थ में 23 दिन ही भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने भी 20 अगस्त को त्यागपत्र दे दिया और 14 जनवरी 1919 तक वे काम चलाऊ मुख्यमंत्री 14 जनवरी 1980 तक वो काम चलाऊ भारत के प्रधानमंत्री रहे। गौरतलब है दोस्तों, 1971 की शुरुआत में कांग्रेस को हमेशा के लिए अलविदा कहे अगले 13 वर्षों तक चौधरी देवीलाल ने एक तरह से चौधरी चरण सिंह के संरक्षण में राजनीति की और इस कालखंड में उनके और चौधरी चरण सिंह के संबंधों का ग्राफ एक जैसा कभी नहीं रहा। आरंभ के 9 वर्षों में दोनों नेताओं के बीच अच्छा खासा तालमेल था, लेकिन बाद के 4 वर्षों में दोनों के रिश्तों में काफी उतार चढ़ाव आए। दोनों किसान नेताओं के बनते बिगड़ते जो समीकरण है, अगर आप उसमें बहुत गहराई से जानना चाहते हैं तो चौधरी चरण सिंह जी तेवतिया गोत्र के और चौधरी देवीलाल सिहाग गोत्र के थे। उम्र में 12 साल बड़े थे, लेकिन दोनों 1930 में आज़ादी की लड़ाई में एक साथ कूदे थे। चौधरी चरण सिंह 1937 में विधायक चुने गए। देवीलाल जी को विधायक बनने का मौका 1952 में मिला था।
चौधरी चरण सिंह काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की थी, जबकि चौधरी देवीलाल अंडर मैट्रिक थे। दोनों का काफ़ी लंबा समय कांग्रेस में साथ गुजरा, लेकिन बाद में चौधरी चरण सिंह को 1967 और देवीलाल को जनवरी 1971 में कांग्रेस को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ा। चौधरी चरण सिंह ने 1967 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर अपना राजनीतिक कद काफ़ी बड़ा कर लिया था और पंडित नेहरू भी चौधरी चरण सिंह जी की राजनीतिक और बौद्धिक शक्ति से अच्छी तरह परिचित थे। 1955 में चौधरी चरण सिंह ने जो कांग्रेस है उसमें नेहरू के जो सहकारी खेती का जो प्रस्ताव था उसका विरोध कर उसको निरस्त कराया था। 1967 में चौधरी चरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल की स्थापना की थी और 1971 में जब चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस को अलविदा कहा तो चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल में वो शामिल हुए थे और इस समय बिंदु तक दोनों के बीच जो राजनीति थी, दोनों के बीच जो इच्छाएं, एक मंच पर वो आ गए थे। एक दिलचस्प तथ्य ये भी है दोस्तों, चौधरी चरण सिंह के पूर्वज हरियाणवी थे और चौधरी देवीलाल के पूर्वज राजस्थानी थे। चौधरी चरण सिंह के दादा बदाम सिंह 1860 में फरीदाबाद की तहसील बल्लभगढ़ के गांव सीही से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गांव भटोना में जाकर बस गए थे और फिर उनके पिता मीर सिंह जो 1889 में मेरठ जिले के गांव नूरपुर में आ बसे, जहां 1902 में चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ। दूसरी ओर चौधरी देवीलाल के पूर्वज 1832 में राजस्थान के बीकानेर जिले से हरियाणा के सिरसा जिले में आकर बसे और उन्होंने चौटाला गांव बसाया था। प्रसंग में चौधरी चरण सिंह और उनकी एक जो दशक की राजनीति है उसकी सियासी पारी को जानना भी यहां जरूरी हो जाए। 1 अप्रैल 1967 को चौधरी चरण सिंह ने 17 विधायकों के साथ कांग्रेस से नाता तोड़कर जन कांग्रेस की स्थापना की थी। चौधरी चरण सिंह के इस कदम से अगले दिन ही चंद्रभानु गुप्ता की मात्र 16 दिन पहले अस्तित्व में आई कांग्रेसी सरकार का पतन हो गया था और 3 अप्रैल 1967 को चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। चौधरी चरण सिंह की सरकार 11 महीने यानी कि 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 तक की चल सकी और इसके बाद राज्य में राष्ट्रीय शासन लागू हो गया। 1969 में मध्यावधि चुनाव के बाद 26 फरवरी 1969 को चंद्रभानु गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार का गठन हुआ, जिसमें 1 साल बाद जो चौधरी चरण सिंह हैं उन्होंने उसको गिरा दिया और 18 फरवरी 1970 को वो फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इस दफा वे लगभग 7 महीने मुख्यमंत्री रहे और राज्य में फिर से राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। अगर आप थोड़ा सा इससे पीछे मुड़कर भी देखें तो आपको पता चलेगा कि 1967 के संसदीय चुनाव के बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय विकल्प तैयार करने के मकसद से हुमायूं कबीर की पहल पर नई दिल्ली में गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों और प्रमुख नेताओं की 9 अप्रैल 1967 को एक बैठक हुई थी। बैठक में मौजूद सारे नेता इस बात पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए थे कि कांग्रेस के विकल्प के रूप में एक राष्ट्रीय दल का गठन जरूरी है। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा ने गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री और विभिन्न प्रदेशों के समान विचारधारा वाले अध्यक्षों और सचिवों को मई में पटना में आमंत्रित कर एक बैठक बुलाई थी और पटना की बैठक में भारतीय क्रांति दल के गठन का फैसला लिया गया था और महामाया प्रसाद सिन्हा इसके पहले चेयरमैन चुने गए थे। चौधरी चरण सिंह को कार्यकारिणी का सदस्य चुना गया था और बाद में उन्होंने अपनी जन कांग्रेस का भारतीय क्रांति दल में विलय कर दिया और भारतीय क्रांति दल के वो अध्यक्ष बन गए। कालांतर में भारतीय क्रांति दल उत्तर प्रदेश की ही पार्टी बनकर रह गई। फरवरी 1974 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में भारतीय क्रांति दल और 2-3 अन्य पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें कांग्रेस की 215 सीटों के मुकाबले में 106 सीटों इन्होंने जीती थी। बीकेडी ने अपने पहले चुनाव में जो 1969 में जीता था। चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय विकल्प के निर्माण की कवायद इसके बाद शुरू की और पहले चरण में भारतीय क्रांति दल, स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और उत्कल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल, कांग्रेस मजदूर पार्टी और पंजाबी खेती बाड़ी जमींदाराई जो यूनियन थी, उनको मिलाकर 29 अगस्त 1974 को भारतीय लोकदल का गठन चौधरी चरण सिंह ने किया था। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी और तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। नतीजा, तमाम राजनीतिक गतिविधियां एक तरीके से रुक गई, देश में ठप पड़ गई, लोगों को अपनी जान बचाने के लाले पड़े हुए थे। 19 महीने बाद इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी 1977 को चुनाव कराने की घोषणा की और सारे राजनीतिक बंदी भी रिहा कर दिए। 23 जनवरी 1977 को जनता पार्टी का विधिवत गठन हुआ, जिसमें भारतीय लोकदल के अतिरिक्त भारतीय जनसंघ संगठन कांग्रेस, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और कांग्रेस आर इसमें शामिल हो गए थे।
1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की शानदार जीत हुई थी दोस्तों, और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री और चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री चुने गए थे। इधर चौधरी देवीलाल लोकदल कोटे से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे और चौधरी चरण सिंह दलित नेता चांदराम को मुख्यमंत्री उस समय बनाना चाहते थे, लेकिन वो तैयार नहीं हुए थे। इसके बाद चौधरी चरण सिंह ने चौधरी देवीलाल को मुख्यमंत्री बना दिया था और चौधरी चरण सिंह 1979 में देश के प्रधानमंत्री भी बने और 1977 और 1980 के बीच में चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल के संबंध काफी प्रगाढ़ रहे। इस दौरान चौधरी चरण सिंह को चौधरी देवीलाल की हर कदम पर जरूरत पड़ती थी और चौधरी देवीलाल ने भी हनुमान की तरह उनका साथ दिया था। लेकिन 1980 के बाद जब वो सत्ता से बाहर आए तो चौधरी चरण सिंह का देवीलाल जी के प्रति व्यवहार एकदम बदल गया। हो सकता है कि चुगलखोर बीच में आ गए हों। 1980 में चौधरी देवीलाल सोनीपत से लोकसभा के लिए चुन लिए गए। संघर्ष के साथ ही चौधरी देवीलाल अब चरण सिंह को चुभने लगे थे, वे उनको कमजोर करने लगे थे। 1982 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने थे और चौधरी देवीलाल बार बार चौधरी चरण सिंह से आग्रह कर रहे थे कि उनको हरियाणा लोकदल की कमान सौंप दे, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने चौधरी देवीलाल के समांतर डॉक्टर स्वरूप सिंह जी को खड़ा करना शुरू कर दिया था। डॉक्टर स्वरूप सिंह जी उनके रिश्तेदार थे और चुनाव तक चौधरी देवीलाल को शक्तिहीन चौधरी चरण सिंह ने बनाए रखा। 1982 विधानसभा चुनाव में भी 45-45 सीटों पर देवीलाल और स्वरूप सिंह जी को प्रत्याशी जो खड़े करने का अधिकार चौधरी चरण सिंह ने दिया। मई 1982 में चौधरी देवीलाल ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और विधानसभा के लिए मुहिम से ताल ठोक दी। देशवाड़ी पट्टी में सोनीपत के बाद मुहिम से उनकी दूसरी धमक ये थी। चौधरी देवीलाल ने यहाँ पर भी शानदार जीत दर्ज की, लेकिन इस समय बिंदु तक उनके चौधरी चरण सिंह से रिश्ते बहुत खराब हो गए थे, साथ चलना बहुत मुश्किल था और 21 जुलाई 1982 को चौधरी चरण सिंह ने चौधरी देवीलाल को अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया। निष्कासन के बाद चौधरी देवीलाल चंद्रशेखर जी की जनता पार्टी में शामिल हो गए और चंद्रशेखर जी ने उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। दिसंबर 1983 में सोनीपत लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव होना था। चौधरी चरण सिंह और उनकी पार्टी को सबक सिखाने पर आमदा चौधरी देवीलाल ने एक बार फिर से सोनीपत संसदीय क्षेत्र में ताल ठोक दी और इस उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी रिजक राम होते थे और चौधरी चरण सिंह ने लोकदल प्रत्याशी के रूप में किताब सिंह मलिक को खड़ा किया था। चौधरी देवीलाल तो चुनाव हारे ही, लेकिन चौधरी चरण सिंह के प्रत्याशी किताब सिंह मलिक जी न केवल तीसरे स्थान पर पहुंच गए बल्कि उनकी जमानत भी बड़ी मुश्किल से बची। देवीलाल को चौधरी चरण सिंह जी ने दमकीपा का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया। 1984 में देवीलाल जी ने सोनीपत से, ओम प्रकाश चौटाला जी ने हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन चूंकि ये चुनाव इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद हुए थे, कांग्रेस को सहानुभूति फैक्टर के चलते सारी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। दमकीपा ने चुनाव लोकदल के नाम से ही लड़ा था और चौधरी चरण सिंह ने अपने जीवन के इस अंतिम चुनाव में देश भर में 171 प्रत्याशी खड़े किए थे, जिसमें उन समेत केवल 3 लोग ही चुनाव जीत पाए थे। उनके अलावा दूसरे विजेता प्यारे मियाँ थे जो एटा से चुनाव जीते थे और तीसरे दरभंगा बिहार से विजय कुमार मिश्रा चुनाव जीते थे। इधर हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने चौधरी भजनलाल के कथित भ्रष्ट जो कारनामे हैं उनका कच्चा चिटा तैयार करके चौधरी चरण सिंह के सामने प्रस्तुत किया। चौधरी चरण सिंह ने 4 जुलाई 1985 को विपक्ष के अन्य नेताओं के साथ भजनलाल के खिलाफ 42 पन्नों का एक ज्ञापन राजीव गांधी को सौंपा और आरोपों की जांच के लिए राजीव गांधी ने पूर्व न्यायाधीश जसवंत सिंह की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। संभवतः चौधरी चरण सिंह जी की यह अंतिम राजनीतिक कार्रवाई थी। 4.5 महीने बाद 25 नवंबर 1985 को चौधरी चरण सिंह को ब्रेन स्ट्रोक हो गया और उसके बाद 1.5 साल तक चौधरी चरण सिंह अर्धचेतनात अवस्था में बिस्तर पर रहे। 29 मई 1987 को उनका निधन हो गया और नवंबर 1985 के अंत में जब चौधरी चरण सिंह ब्रेन स्ट्रोक के कारण बिस्तर पर ही सिमट गए तो उनकी राजनीतिक विरासत को लेकर भी जंग शुरू हो गई। विरासत के सबसे बड़े और मजबूत दावेदार उनके जैविक पुत्र चौधरी अजीत सिंह थे और जो अमेरिका था उसमें वो भारत लौट आए थे और 5 जुलाई 1986 को राज्यसभा सदस्य से भी निर्वाचित हो गए थे। दूसरे सबसे बड़े दावेदार चौधरी चरण सिंह के मानस पुत्र मुलायम सिंह यादव थे जो वर्षों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में चौधरी चरण सिंह का झंडा लिए घूमते रहे थे। दावेदारों में हेमवती नंदन बहुगुणा और चौधरी देवीलाल भी थे जो अजीत सिंह के मुकाबले मुलायम सिंह के समर्थन में ज्यादा थे। अंततः विरासत के मुद्दे पर लोकदल 2 फाड़ हो गया। एक हिस्से में लोकदल ए के मालिक अजीत सिंह और दूसरे लोकदल ब के मालिक हेमवती नंदन बहुगुणा हो गए। देवीलाल जी बहुगुणा के साथ थे जिन्होंने हरियाणा लोकदल ब का अध्यक्ष उनको मनोनीत कर लिया और 1987 के विधानसभा चुनाव में चौधरी देवीलाल की पार्टी का नाम लोकदल
और चौधरी अजीत सिंह की पार्टी का नाम लोकदल अजीत था। चौधरी देवीलाल ने लोकदल के जो 69 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, जिनमें से 60 जीते, जबकि अजीत सिंह ने 52 उम्मीदवार उतारे थे और उनमें से एक भी विधानसभा नहीं पहुंच पाया। आगे चलकर बहुगुणा और चौधरी देवीलाल के बीच में भी टकराव आ गया, दोनों की भी बिगाड़ हो गया और लोकदल बहुगुणा भी दो फाड़ हो गया। शरद यादव और लालू यादव देवीलाल के साथ आ गए और इससे आगे की जो यात्रा है दोस्तों, वो फिर चौधरी भजनलाल का दौर आता है। चौधरी भजनलाल हरियाणा प्रदेश को तीसरे लाल के रूप में मिलते हैं। ये कहानी थी दोस्तों उस दौर की। आगे की यात्रा हम कल 3 बजे जानेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।